हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की लास्ट क्लास के वीडियो में यूनिट 3 स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स में धातु संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर डिस्कस किया था और जो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है संक्रमण धातु संकुलों का रंग, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों के रंग के क्या क्या कारण हैं? तो संक्रमण धातु संकुलों के रंग के दो कारण हैं यहाँ पे। पहला तो है डीडी संक्रमण यानी डीडी ट्रांजिशन और दूसरा है आवेश स्थानांतरण संक्रमण, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये दो कारण हैं जिनके कारण संक्रमण धातु संकुल रंगीन दिखाई देते हैं। जिसमें पहले कारण यहाँ पे डीडी संक्रमण पर डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सीएफटी जो पहले मैंने डिस्कस किया था यूनिट 1 में। सीएफटी के अनुसार जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विभाजन यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी वहां पे संक्रमण धातु आयन है, उसके संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो उस स्थिति के अंदर जो संक्रमण धातु आयन है उसके डी कक्षक है, उन डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है और जिससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं जबकि कुछ निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। जैसे अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G जो कक्षक होते हैं उनकी तुलना में EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, यानी स्प्लिटिंग जैसे होती है अष्टफलकीय क्षेत्र में, तो उस स्थिति के अंदर T2G होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे और EG होंगे वो हायर एनर्जी लेवल पे होंगे। यानी EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होगी, T2G की कम होती है। ये अपन ने पहले अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के जो विभाजन यानी स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस किया था तब पढ़ा था। जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में यानी फील्ड है वो टेट्राहेड्रल है तो उस स्थिति के अंदर ई की तुलना में T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है। चतुष्फलकीय फील्ड है तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो ई कक्षकों है उनकी तुलना में यहाँ T2 कक्षकों की ऊर्जा होगी वो अधिक होगी, यानी हायर एनर्जी लेवल पे T2 कक्षक होंगे और ई कक्षक होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। अष्टफलकीय संकुल में निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G जो कक्षक हैं उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर वाले यानी कि EG कक्षक में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके अवशोषण करके T2G कक्षकों से जो हायर एनर्जी लेवल पर EG कक्षक है वहां चला जाता है और इस प्रकार के संक्रमण साधारणतः निकट अवरक्त यानी IR क्षेत्र में और नियर IR जिसको कहते हैं, या फिर विजिबल दृश्य क्षेत्र में, या फिर पराबैंगनी यानी UV क्षेत्र में होते हैं। और इस प्रकार डीडी संक्रमण साधारणतः 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स के प्रास में होते हैं। तो डीडी संक्रमण के अंदर यहाँ पे यानी कि लोअर एनर्जी लेवल वाले जो T2G कक्षक हैं जैसे अष्टफलकीय फील्ड में, तो वहां से EG कक्षक जो हायर एनर्जी लेवल पे है वहां इलेक्ट्रॉन है चला जाता है और इस दौरान जो जिस वेवलेंथ की वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसके आधार पर उसका रंग दिखाई देता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, अतः इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। यानी डीडी संक्रमण इसका नाम कैसे पड़ा और डीडी संक्रमण क्यों कहते हैं इसका, तो यही इसका कारण यही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो यहाँ पे एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में ही होता है। यानी यहाँ पे T2G कक्षक है वो भी तो डी कक्षक की ही है और EG कक्षक है वो ही डी कक्षक की है, यानी कि एक डी कक्षक से ही दूसरे डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार धातु संकुलों के रंग का
मुख्य कारण जो है वो डी संक्रमण ही है। भिन्न भिन्न संकुलों में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा का अंतर भी भिन्न भिन्न होता है, यानी संकुल के अंदर लिगेंड की प्रकृति अलग होगी, ठीक है, धातु आयन की अलग होंगे, तो उस पे लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वहां पे डी कक्षकों का जो स्प्लिटिंग है वो भी अलग अलग होती है। कईयों की डी कक्षकों की स्प्लिटिंग अधिक होगी, कईयों की कम होगी, यानी एनर्जी गैप है वो कईयों में अधिक होगा, कईयों में कम होगा, यानी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या डेल्टा टेट्राहेड्रल उसका मान अलग अलग संकुलों में अलग अलग होगा। तो वहां पर निम्न ऊर्जा लेवल वाले जो कक्षक है वहां से इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा वाले लेवल वाले कक्षक वहां जाता है, तो उसके एनर्जी गैप के अनुसार ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जहां एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो उसको एब्जॉर्ब ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो उस स्थिति के अंदर जो ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा वो कम करेगा। तो इसी आधार पर उस संकुल यौगिकों के रंग भी अलग अलग होते हैं। यदि लिगेंड समान हो, अगली स्थिति है कि लिगेंड बिल्कुल ही समान है और अणुओं की ज्यामिति भी वही हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल है या फिर टेट्राहेड्रल है, उसी की तुलना की गई है कि यानी अणु की ज्यामिति समान हो और लिगेंड भी समान हो। तो Dn तथा D 10-n विन्यास वाले आयनों अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे संकुल यौगिक जिनके धातु आयन के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो समान होने चाहिए और लिगेंड भी समान होना चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर धातु आयन बदल सकते हैं, लेकिन धातु आयन के अंदर उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो समान होने चाहिए, लेकिन लिगेंड समान होना चाहिए और ज्यामिति भी समान होनी चाहिए। तो उस स्थिति में उन आयनों का जो रंग होगा वो करीब करीब समान ही रहता है। D0 व D10 विन्यास वाले जो आयन होते हैं वो सामान्यतः रंगहीन होते हैं। ये जो D0 जिसके अंदर विन्यास है कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और D10 है तो यहाँ पे भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर जब D0 और D10 विन्यास है तो ऐसे विन्यास वाले जो संकुल यौगिक है वो सामान्यतः रंगहीन होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में डी संक्रमण की संभावना नहीं होती है। D0 विन्यास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं तो डी संक्रमण कर नहीं सकते हैं, यानी कि कैसे करें, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और D10 विन्यास में सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कि सभी के सभी जो कक्षक है पांचों वो फील्ड होंगे। अतः कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में से निकल करके किस कक्षक में संक्रमण करेगा, अतः इसमें भी संक्रमण की कोई संभावना नहीं होती है। अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं कि D0 और D10 विन्यास वाले होंगे उसमें संक्रमण की संभावना नहीं होगी, और इस स्थिति के अंदर इस विन्यास वाले संकुल यौगिकों का रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है CFT वो DD संक्रमण की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। DD संक्रमण की जो व्याख्या है उसको एक्सप्लेन कौन करता है, CFT करता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करती है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन कक्षकों का जो धातु आयन के कक्षक हैं उनका लिगेंडों के कक्षकों से कोई अतिव्यापन नहीं होता। CFT कहती है कि यहाँ पर धातु आयन के जो ऑर्बिटल है उनका और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण धातु आयन के शुद्ध डी कक्षकों के मध्य ही होता है, यानी एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक के मध्य ही इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इस प्रकार यहाँ पर CFT जो है वो DD संक्रमण की व्याख्या करती है। ये तो फर्स्ट जो रीजन था संकुल यौगिकों के अंदर रंगीन होने का। सेकंड यहाँ पे आवेश स्थानांतरण संक्रमण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कह सकते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आवेश स्थानांतरण संक्रमण है। इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि आवेश स्थानांतरण संक्रमण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है, ट्रांजिशन है, वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं के आणविक कक्षकों के मध्य होता है। इनके जो आणविक कक्षक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनके मध्य यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। और इसके ठीक विपरीत जो डीडी संक्रमण है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण एक ही परमाणु अथवा आयन के ऊर्जा स्तरों के मध्य होता है। डीडी संक्रमण में बात कर रहे थे तो उस स्थिति में कोई भी एक परमाणु या आयन के जो ऊर्जा स्तर है, यानी कि वहां पे जो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग से जो ऊर्जा स्तर बने, वहीं पर ही इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। लेकिन यहाँ आवेश स्थानांतरण संक्रमण में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है, यानी एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की विशेषता यह है कि इसमें प्रबल अवशोषण पाए जाते हैं, जिनके उच्चतम बिंदु यानी 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स से अधिक पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बैंड साधारणतः समीप पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि डीडी संक्रमण की तुलना में इन संक्रमणों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि यहाँ पे डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग होते हैं, यानी चार्ज ट्रांसफर से जो उत्पन्न रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो CFT है वो यहाँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की व्याख्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यानी CFT के अनुसार धातु आयन व लिगेंड के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं होती है। यानी CFT कहती है कि धातु आयन के जो ऑर्बिटल है और लिगेंड का ऑर्बिटल है, उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। अतः यहाँ पे CFT के आधार पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती है। आणविक कक्षक सिद्धांत जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, उसके द्वारा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या संभव है, क्योंकि ये सिद्धांत धातु आयन व लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन को दर्शाता है। यानी MOT है वो यहाँ पे इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की व्याख्या करता है। आवेश स्थानांतरण दो प्रकार से संभव है। यह चार्ज ट्रांसफर दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला है लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, शॉर्ट में यहाँ पे LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और दूसरा है यहाँ धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। तो पहले पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ आवेश स्थानांतरण जो है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है, वो लिगेंड से धातु आयन की ओर होता है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर है वो लिगेंड से धातु आयन अथवा जो धातु के परमाणु है की ओर होता है, तो इस प्रकार के संक्रमण को लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण कहते हैं। तब ये यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहलाएगा। इस प्रकार का संक्रमण यहाँ पे सल्फाइड आयन है, ऑक्साइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ये जो लिगेंड है, आदि परमाणु युक्त जो लिगेंड है, यानी ये परमाणु जिसमें पाए जाएंगे और ऐसे लिगेंड होंगे, वही ये संक्रमण दर्शाते हैं। क्योंकि इन सभी परमाणुओं में P कक्षक जो होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। या इनमें आप देख रहे हैं तो P कक्षक सबके अंदर भरे हुए हैं, पूर्ण भरे हुए हैं। तो उन्हीं P कक्षकों से अंदर से ही तो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण धातु आयन की ओर होगा। D0 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुल जो होते हैं, उसमें DD संक्रमण संभव नहीं है। पहले डिस्कस किया था कि उनमें कोई संक्रमण DD संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे। फिर भी इन संकुलों के रंगीन होने का कारण जो है
वो आवेश स्थानांतरण संक्रमण ही है। कई ऐसे संकुल यौगिकों के जिनका विन्यास जो है D0 होगा, वह धातु आयन का विन्यास, लेकिन फिर भी वो संकुल यौगिक है वो रंगीन होते हैं, तो वहां पर कारण उनका DD संक्रमण नहीं है, तो उनका कारण यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ही है, जिसके कारण वो रंग यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे परमैंगनेट जो आयन है MnO4 माइनस में मैंगनीज जो है वो 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, का विन्यास जो है मैंगनीज का है 7+ के अंदर जाएगा, तो उस स्थिति के अंदर वहां उसका विन्यास D0 हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे D कक्ष कॉम इलेक्ट्रॉन नहीं है मैंगनीज के अंदर, अर्थात इसमें DD संक्रमण नहीं होता है, DD संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका गहरा बैंगनी रंग होता है। तो इसका गहरे बैंगनी रंग का कारण क्या है? तो यहाँ पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। लिगेंड यानी कि यहाँ पे जो ऑक्साइड O2- जो है उससे यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर किसकी ओर होता है? धातु आयन यानी मैंगनीज की ओर होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो यहाँ पर जो O2- जो है ये पूर्ण भरे हुए P कक्षक जो है लिगेंड के जो ये पूर्ण भरे हुए P कक्षक है उनसे यहाँ पे मैंगनीज जो है उसके खाली D कक्षकों की ओर होता है, और जिसके कारण यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है उसका गहरा बैंगनी रंग दिखाई देता है। उदाहरण सेकंड के अंदर संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही अधिक गहरा होगा। ये एग्जाम्पल कहता है कि यहाँ कोई धातु आयन है, उसके ऊपर जो धनावेश आया हुआ है उसकी मात्रा बढ़ने के साथ साथ में उन संकुल यौगिकों के अंदर रंग का गहरापन है वो भी बढ़ता है, रंग अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि लिगेंड टू मेटल आवेश स्थानांतरण की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे धातु आयन के ऊपर धनावेश ज्यादा है, धनावेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की उसकी शक्ति ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा एक तरह से। तो यहाँ पर लिगेंड से जो मेटल की ओर इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है उनकी संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी धातु आयन के ऊपर धनावेश बढ़ने के कारण। उदाहरण के लिए यहाँ निम्नलिखित सभी धातु आयनों का जो विन्यास है वो D0 है, लेकिन रंग की तीव्रता है वो धनावेश बढ़ने पर बढ़ रही है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो टाइटेनियम जो है 4+ है, धनावेश यहाँ पे 4+ है तो इसका रंग नहीं रंगहीन है, लेकिन जैसे वेनेडियम 5+ हुआ धनावेश की मात्रा बढ़ी, इसका रंग हो गया नारंगी पीला रंग। और क्रोमियम 6+ धनावेश की मात्रा और बढ़ी तो इसका रंग ऑरेंज नारंगी कलर का हो गया। और जैसे ही यहाँ पर मैंगनीज 7+ हो गया, धनावेश की मात्रा और बढ़ गई है तो इसका रंग है वो गहरा बैंगनी रंग, यानी कलर है वो डार्कनेस बढ़ गई है, इसकी कलर है वो गहरा बैंगनी रंग का हो जाता है। यानी धनावेश की मात्रा बढ़ने के साथ इन संकुल यौगिकों के जो आयन है उनके रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। सेकेंड टाइप का जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो है धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण, यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण यानी कि यहाँ पर संक्रमण है वो यहाँ मेटल से लिगेंड की ओर होगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन से लिगेंड की ओर होता है तो उसे धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण कहते हैं। तो इसे यहाँ पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। या मेटल टू लिगेंड या जो एरो है वो किसकी तरफ है? या लिगेंड की तरफ है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है वो मेटल से लिगेंड की ओर हो रहा है। संक्रमण अधिकांशतः उन संकुलों में पाए जाते हैं जिनमें लिगेंड के पास निम्न ऊर्जा के रिक्त पाई जो एंटीबॉन्डिंग आणविक कक्षक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उपलब्ध होते हैं, या लिगेंड के पास में रिक्त कक्षक होने आवश्यक है, तभी तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास में ये पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं वो इस प्रकार के आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे NO, CO, CN- पिरिडीन है, बाइपिरिडीन है, ये जो लिगेंड है इन लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार का संक्रमण संभव होता है।
इस प्रकार की संक्रमण में यदि धातु आयन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो यहाँ पे ये भी एक संभावना है कि यहाँ धातु आयन होता है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तभी तो उस धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा तो उसमें डी कक्षकों की कमी होते होते डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होते होते यानी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम रह जाएंगे या नहीं भी होंगे, जैसे यहाँ पे इसमें दिख रहे थे। ठीक है, और धातु यदि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है तो वहां पे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का वहां पर ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण होगा लिगेंड की ओर। तो उस स्थिति में मेटल टू लिगेंड संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात संक्रमण ये होता है जो कम ऊर्जा का होता है, इसमें एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, और इस प्रकार इन संक्रमणों में धातु आयन के पास भरे हुए तथा लिगेंड के पास रिक्त कक्षक होते हैं। यानी कि यहाँ पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, उस स्थिति के अंदर धातु आयन के पास तो पूरे भरे हुए डी कक्षक होंगे तथा यहाँ पे लिगेंडों के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तभी ये इस प्रकार का मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर संभव होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर धातु संकुलों में रंगीन होने के दो कारण थे, एक तो यहाँ पे डीटी संक्रमण और दूसरा यहाँ पे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या ट्रांजिशन। तो ये दो कारण थे जिसके ऊपर आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।